हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की वीडियो में हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास में हाफ टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम उससे नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको हरियाणा के प्राचीन इतिहास में बताया था कि जो इतिहास के प्रकार हमें तीन हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित में नहीं है, जो प्रकृति से मिल गए हैं और उनको बस देख के ही हमने जज किया है कि वो चीज़ें कितनी पुरानी हैं। और आदि ऐतिहासिक काल का जो भी चीज़ें मिली हैं वो लिखित में मिली हैं, लेकिन उनकी लिपि ऐसी है कि उन्हें हमें आज तक नहीं पढ़ा। और ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं वे लिखित में मिले हैं, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं और ग्रंथ हैं। ये हमने सब कवर कर लिया था और हम कवर कर रहे थे कि आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगर आपने यहाँ तक नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे कवर करवाऊंगी। तो आदि ऐतिहासिक काल मैंने बताया कि ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी लिपि थी इस काल की वो भाव चित्रात्मक थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। और इसका जो एग्जाम्पल है वो सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो हरियाणा में बहुत से साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो आदि ऐतिहासिक काल है, इससे जो साक्ष्य हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, बाकी सब कम है। और जो मैंने आपको बताया था, जो प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने 2 ही साक्ष्य बताए थे, जिनको आप हरियाणा की दृष्टि से याद रखेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछले आप पहले उसे कवर कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक कवर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बता दिया था ये कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड है C14 के अनुसार 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी, लेकिन इतिहासकारों ने इसको 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना है। और यह 3 देशों में फैली है: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में 900 स्थल है, पाकिस्तान में 600 कलश हैं और अफगानिस्तान में 2 ही हैं, जो सोतुगोई और मुंडिकाक हैं। तो यहाँ तक मैंने कवर करा दिया था। और जो सबसे बड़ा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है धोलावीरा है, जो कि गुजरात में है। वहाँ से अभी जो फिलहाल के टाइम में खेल स्टेडियम मिल गया है, जो सबसे बड़ा, इसलिए वह सबसे बड़ा स्थल है। नहीं तो कौन सा था? राखीगढ़ी था। अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर धोलावीरा नहीं है तो ऑप्शन में आप राखीगढ़ी के साथ जाएंगे। तो राखीगढ़ी हरियाणा में, तो राखीगढ़ी होगा ही। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तीनों देशों में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता के नाम है अलग अलग, जैसे कि इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता भी बोला जाता है। और 2 मेन पॉइंट और हैं इसके कि हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो हड़प्पा की जो खोज है वो की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनदास राखल बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये मैंने लिखा नहीं है, आपको याद रखना। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। एक पिकट महोदय थे, उन्होंने बोला है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। ये कथन कई बार एग्जाम में आ गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से कवर करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो आदि ऐतिहासिक काल है, वहाँ जो हरियाणा में जो साक्ष्य मिले हैं इस काल से रिलेटेड, वो सभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला है बनावली सोतर, जो मैंने कवर भी करवा दिया था एक बार, और फिर से जल्दी जल्दी कवर करवा देती हूँ। बनावली सोतर जो कि फतेहाबाद में हिसार से 14 किलोमीटर दूर है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि बनावली सोतर कहाँ पे है, अगर फतेहाबाद नहीं आए तो हम हिसार के साथ जाएंगे, नहीं तो यह फतेहाबाद में आएगा। इसकी खोज की थी RS विश ने 1973-74 में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 विकसित स्थलों में से एक है। और वो 6 विकसित स्थल कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंडड़ो, कालीबंगा, धोलवीरा और बनावली। ये भी आपको याद रखना है। जो बनावली है वह 6 विकसित स्थलों में से एक है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले मिट्टी के खिलौने, तंदूर, पक्की टाइलें और जले हुए जौ के साक्ष्य और मिट्टी का हल मिला है। ये मिट्टी का हल तो कई बार पूछ लिया गया है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला? में बनावली फतेहाबाद से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जौ को यव कहा जाता था। और सिंधु सभ्यता के लोग किन चीज़ों से परिचित नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग 4 चीज़ों से परिचित नहीं थे: लोहा, रागी, गन्ना और मंदिरों से परिचित नहीं थे। ये चारों चीज़ों आपको ध्यान होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न चीज़ों से परिचित नहीं थे, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। एक चीज़ गलत होगी, तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। सेकंड जो स्थल है वह है भिडराना, जो कि 2003 और 2006 में इसकी खुदाई हुई है, भी फतेहाबाद में है और सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो ये यही रहेगा, भिडाना रहेगा। और ये आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। 2014 में ही इसे घोषित किया गया है, अति प्राचीनतम नगर घोषित किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से भी हमें तीनों काल के अवशेष मिले हैं। थर्ड जो है हमारा कुणाल,
जो कि ये भी फतेहाबाद में है। इसकी खोज की थी 1985 में, ये फतेहाबाद में है। और यहाँ से 2 साक्ष्य मिले हैं, 2 राजशाही मुकुट मिले हैं और राजा का मुकुट मिला है। और सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण भी मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं, हमें कुणाल से, फतेहाबाद से मिले हैं। और पहले की सभ्यता कौन सी थी, मैंने अभी अभी आपको कवर कराया था कि 3 काल थे। इससे पहले का काल कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक काल। उसमें कौन कौन से थे, पाषाण काल, वो सब जो सभ्यताएं थी, उसमें जो सभ्यताएं थी वो इससे पहले की सभ्यताएं होंगी। तो वहाँ के भी साक्ष्य कुणाल, फतेहाबाद से हमें मिल चुके हैं। थर्ड है हमारा, फोर्थ है सॉरी, दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। कई बार पूछ लिया गया है कि दौलतपुर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। आपको याद रखने के लिए कि दौलतपुर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। दौलत वाले लोगों की जो अगर सोने की मोहरें भी दी जाए तो वो भी मिट्टी की लगती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दौलत वाले लोगों को सोने की मोहरें भी मिट्टी की लगती हैं। तो क्या मिली यहाँ से, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। आगे है भगवानपुर। भगवानपुर भी कुरुक्षेत्र में है। ये 1975 से 1976 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। भगवानपुर की खोज किसने की, 1975 से 76 में इस स्थल की खोज की जेपी जोशी ने। और यहाँ से ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसे पता चलता है कि यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य सभ्यता के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा मिथाथल, जो कि 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने खोज की थी, जो कि भिवानी में पड़ता है। कहाँ पे है मिथाथल, कई बार क्वेश्चन आया है एचटेट में, तो 2-3 बार आ चुका है कि मिथाथल का संबंध कौन से जिले से है, भिवानी से है। तो यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के। 2 तरह के सिक्के मिले हैं, समुद्रकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के। 1915 और 16 में कुषाणकालीन सिक्के मिले थे। और तीनों कालों के साक्ष्य भी यहाँ से मिल गई हैं। एक बात और मैं इंडिया जीके के हिसाब से आपको बता दूं, जो कुषाण काल है उसका जो स्थापना की थी, उसकी की थी कुजुल कड़फिसिस ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने थी, कुजुल कड़फिसिस ने। और इसके उत्तराधिकारी थे भीम कड़फिसिस। और शक्तिशाली राजा जो कुषाण वंश का था वो था कनिष्क। शक्तिशाली राजा कौन सा था, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थापना की थी कुजुल कड़फिसिस ने, उत्तराधिकारी कौन था, भीम कड़फिसिस। और शक्तिशाली राजा है कनिष्क, कुषाण वंश का। और कुषाण वंश में कनिष्क ने एक रेशम मार्ग या सिल्क रोड की खोज की थी। और एक इंपॉर्टेंट काम और किया था कनिष्क ने, 78 ईस्वी में शंख संवत चलाया था। 78 ईस्वी में कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसमें जो हमारा बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वह हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कई बार पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें जो बौद्ध धर्म था उसको 2 शाखाओं में या 2 भागों में बांट दिया गया था, एक हीनयान और एक महायान। और कनिष्क था वो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क किसको मानता था, महायान शाखा का अनुयायी था। ये बातें आपको याद रखनी है, इंडिया जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कई बार हरियाणा जीके में भी पूछी गई है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नेक्स्ट जो स्थल है हमारा जोगनखेड़ा, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से हमें मिला है तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की मिट्टी कहाँ से मिली है, जोगनखेड़ा, कुरुक्षेत्र में। आगे नेक्स्ट है मदीना, जो कि रोहतक में पड़ता है। और यहाँ से तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ से कोई खास वो नहीं है, साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ये रोहतक में पड़ता है। कई बार पूछा गया है कि मदीना कहाँ पर है, रोहतक में। और यहाँ पे क्या क्या है, दीनी मस्जिद है, शीशों वाली मस्जिद है। और जो दीनी मस्जिद है यहाँ पे ये पहले क्या था, जैन मंदिर था। महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर था, जो जैन मंदिर जैन धर्म के संस्थापक हैं जो महावीर स्वामी, वो उसका जैन मंदिर था दीनी मस्जिद की जगह। लेकिन औरंगजेब ने उसको तोड़वाकर क्या बनवा दी, दीनी मस्जिद बनवा दी। आगे है गिरावड़। गिरावड़ की खोज की थी एमडीयू के एक छात्र विवेक दांगी ने, जो कि रोहतक में पड़ता है। गिरावड़ भी पूछ लिया गया है कि कहाँ पे है, ये भी रोहतक में है। बालू कैथल 1977 में डॉक्टर सूरजभान ने खोजा था यह स्थल। और यहाँ से हमें साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है। बालू कैथल 1977 में डॉक्टर सूरजभान ने खोज की। और यहाँ से हमें साक्ष्य मिले, लहसुन की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फल व सब्जियों के साक्ष्य सबसे पहले यहीं से मिले हैं, बालू कैथल से। लेकिन सबसे ज़्यादा फल व सब्जियाँ पूछी जाए हरियाणा में तो सिरसा में होती हैं, और कम पूछी जाए तो महेंद्रगढ़ में होती है। और तीनों कालों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। 1977 में डॉक्टर सूरजभान ने बालू कैथल की खोज की। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है लहसुन की खेती के साक्ष्य और फल व सब्जियों के साक्ष्य सबसे पहले बालू कैथल से ही मिले थे हमें। और सबसे ज़्यादा फल हरियाणा में कहाँ पे होते हैं, सिरसा में फल व सब्जियाँ, और सबसे कम होती हैं महेंद्रगढ़ में। तीनों कालों के साक्ष्य भी यहाँ से मिल गए हैं। नेक्स्ट स्थल है हमारा राखीगढ़ी, जो कि हिसार में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। 1963-69 में इसके 2 लोगों ने खोज की थी, डॉक्टर सूरजभान ने की। और 1977 और 1999 में अमेंद्रनाथ घोष ने भी इसकी खोज की थी। 1963 से 69 में डॉक्टर सूरजभान ने की, 1977 से 99 यहाँ पे अमेंद्रनाथ घोष ने इसकी खोज की। इसके 2 खोजकर्ता हैं, आपको याद रखना है। कितने खोजकर्ता हैं, 2 खोजकर्ता हैं।
और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से हमें एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी का है जो करंट का है, यहाँ पर क्या राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है। क्या बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, राखीगढ़ी हिसार में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है। और यहाँ से नरकंकाल मिला है जिसका डीएनए द्राविड़ लोगों से मैच करता था। यहाँ से नरकंकाल मिला है जिसका डीएनए द्राविड़ लोगों से मैच करता था। और ये जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा फिलहाल, धोलावीरा। और तीनों देशों में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट स्थल है हमारा परमाना खास जो कि रोहतक में है। ये राखीगढ़ी के बाद हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाना खास है जो कि रोहतक में होगा, और राखीगढ़ी के बाद हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ से हमें क्या मिला, कबर, कंकाल, सेलखड़ी की मोहरी। ये सेलखड़ी की मोहरी इंपॉर्टेंट है। सेलखड़ी की मोहरी कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सेलखड़ी की मोहरी हमें परमाना खास से मिली जो कि रोहतक में है। और जो इस काल का जो लास्ट है महम, जो कि जिसको हम महेश, पुराने समय में महेश कहते थे। और यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है, 24 चबूतरा है। तो 24 चबूतरा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 24 गांव की पंचायत होती थी। अगर कोई झगड़ा हो जाता था तो वो 24 गांव की पंचायत सॉर्ट आउट करती थी। पहले पंचायत कोई झगड़ा होता था तो हम पंचायत में निपटारा करते थे, तो 24 गांव की पंचायत इस 24 चबूतरे पर बुलाई जाती थी। आई होप आपको आधे ऐतिहासिक काल हरियाणा में कवर हो गया होगा। इससे जो मेन मैं बता दूं आपको, एक तो राखीगढ़ी, एक बालू कैथल, और इसे एक और इम्पोर्टेंट है मीठा थल। ये तीनों जो स्थल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब आगे पढ़ते हैं हरियाणा में वैदिक सभ्यता। उसके बाद आएगी, आपको पता है कि ऐतिहासिक काल के जो ग्रंथ थे वो क्या थे, लिखित थे, और जिनको हम पढ़ सकते थे। और लिखित में क्या था, हमारे पास वेद हैं, साहित्य हैं, वो किस में आएंगे, वैदिक सभ्यता में आएंगे। तो वैदिक सभ्यता हरियाणा में क्या क्या मिला हमें, वेदों से या वैदिक सभ्यता से, या वैदिक काल में हरियाणा में क्या क्या हुआ, ये आप कवर करेंगे हम। हरियाणा में वैदिक सभ्यता तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टेनओवर रहेगा वो होगा 1500 टाइम पीरियड रहेगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ये आपको याद रखना है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहेगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई थी, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी जो वेद बच गए उन सब की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सामवेद का जो ऋग्वेद की रचना तो हमें पता है पूर्व वैदिक काल में होगी, इसलिए उसको ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। और सामवेद आपको पता है कि एक ऋग्वेद में जो ग्रंथ थे जिनको हम गा नहीं सकते, जिनको हम पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ गा सकते थे, वे सामवेद में शामिल किए गए। इसलिए इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सारे गामे-पा की खोज हमें कहाँ से हुई है, संगीत से, सामवेद से ही मिली है। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ व अनुष्ठान से संबंधित जो गद और पद हैं उन बातों का वर्णन है। और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित जो जादू टोना के जो मंत्र हैं या फिर वशीकरण के जो मंत्र हैं उसमें वे अथर्ववेद में शामिल हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा की दृष्टि से कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ये कई बार पूछ लिया है। हरियाणा को ये आपको याद रखना है। वैदिक काल के जनक आपको पता ही है आर्य हैं, और आर्य आपको पता है आर्य कहाँ से आए थे, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आर्य क्या है, आर्य का अर्थ ये भी पूछ लिया गया। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है, और संस्कृत भाषा में आर्य का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है। संस्कृत भाषा में आर्य का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको आर्य कहा गया है। अब आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सिद्धांत पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनके अनुसार जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे की थी, मुंबई में स्थापना की थी। वे कहते हैं कि ये आर्य तिब्बत से आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने के अनुसार जो आर्य हैं वो सुमेरु पर्वत या अकटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य है वे अल्पस पर्वत से आए थे। और मैक्स मूलर जो कि सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है, जिसको बहुत से इतिहासकार मानते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। तो 4 जो मेन पॉइंट हैं आर्यों की उत्पत्ति से, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने माना कि आर्य सुमेरु पर्वत, अकटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी संपूर्णानंद के अनुसार अल्पस पर्वत से। और मैक्स मूलर ने बोला कि जो ये मध्य एशिया से आए थे। इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार मैक्स मूलर से ही सब सहमत हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्यों, क्योंकि ये जो आर्य आए थे उस समय ये आकर सप्त सिंधु स्थान पर रुके थे। और सप्त सिंधु कहाँ पड़ता है, आज के टाइम पे जो पंजाब और हरियाणा का जो हिस्सा है वो सप्त सिंधु है। और पंजाब और हरियाणा के कौन से हिस्से में आकर रुके थे जो आर्य, वो थे थानेसर, कुरुक्षेत्र और पेहवा।
थानेसर, कुरुक्षेत्र और पेवा, इसलिए हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहा गया है, क्योंकि जो आर्य है यहीं पे आके बसे थे और यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ पे बसे थे, हरियाणा में या पंजाब में, जब उस टाइम पे जो ज्वाइंट था हरियाणा और पंजाब, इसलिए थानेसर, कुरुक्षेत्र, पेवा, इसलिए हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहा गया। नेक्स्ट जो ऋग्वेद है, हम उसमें हमारे जो वैदिक सभ्यता के क्या क्या साक्ष्य मिले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो वैदिक सभ्यता से हरियाणा की दृष्टि से, अब उनको कवर कर लेते हैं। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है उसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर में कि कौन से मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। और ये किस टाइम पे हुआ था, ये महाभारत के युद्ध के आसपास लड़ा गया था। किस टाइम पे हुआ था, महाभारत युद्ध के आसपास ही लड़ा गया था दशराज युद्ध। और उसमें जो राजा कौन थे, राजा सुदास थे जिन्होंने यह युद्ध लड़ा था। और सुदास कौन से वंश से संबंधित थे, भरतवंशी राजा था। ये भरतवंशी राजा था सुदास, इसलिए इसने दशराज युद्ध को लड़ा था। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया। एसएससी के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में महाभारत के युद्ध को कब लड़ा गया, 900 ईस्वी पूर्व। और दशराज युद्ध के समय किस नदी के किनारे लड़ा गया, और ये लड़ा गया पुरुषनी नदी, आज के समय क्या बोला जाता है उसको, रावी नदी। तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणे कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। ये पूछ लिया गया कई बार, बहुधान्यक कब कहा गया, उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वेद काल में, या पूर्व वैदिक काल में हरियाणा को रज हरियाणे और उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को बहुधान्यक। और बहुधान्यक का अर्थ पूछ लिया गया कई बार, इसका अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। वैदिक काल में हरियाणा किस युग का जन्म हुआ था, वैदिक काल में जो हरियाणा में युद्ध हुआ तो कृषि युग का जन्म हुआ था, कृषि युग। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता वे कृषि प्रधान सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता क्या थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और व्यापार कैसे होता था, दोनों सभ्यताओं में व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता होगा, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देना। जैसे किसी के पास गेहूं नहीं है तो वो गेहूं दे देगा, उसके बदले वो दूसरी चीज ले लेगा। अब उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में स्थल कौन कौन से हैं, उत्तर वैदिक काल में जो हरियाणा में स्थल थे वो है अग्रोहा। अग्रोहा उत्तर वैदिक काल का स्थल है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख स्थल है। और यहाँ पर इस सामवेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और क्योंकि सामवेद की रचना हुई थी इसलिए अग्रोहा से ही हमें संगीत के साक्ष्य मिले हैं। संगीत के साक्ष्य सबसे पहले हमें मिले थे सूद यमुनानगर से। सबसे पहले तो सूद यमुनानगर से मिले हैं 2री शताब्दी में, लेकिन जो सारे गामा के जो साक्ष्य मिले वे अग्रोहा से मिले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। संगीत के सबसे पहले साक्ष्य 2री शताब्दी में मिले सूद यमुनानगर से, लेकिन अग्रोहा से भी मिले हैं, सारे गामापा के साक्ष्य मिले हैं अग्रोहा से। और ये कब मिले हैं, 9वीं शताब्दी में मिले हैं। मृत्यु भांड मिला है अग्रोहा से, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग होता था। भगवानपुर का संबंध भी उत्तर वैदिक काल से भी है और आधैतिहासिक काल से भी है। भगवानपुर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे जो आपको पता है कि ऐसी चीजें मिली हैं जो कि जिसे हमें पता चलता है कि सिंधु लोग और आर्य लोग एक साथ रहते थे, एक साथ रहते थे। और दौलतपुर का संबंध भी दोनों से है। यहाँ से जो मोहरें मिली हैं हमें, यहाँ से जो मोहरें वैदिक सभ्यता से रिलेटेड भी है और सिंधु सभ्यता दोनों से रिलेटेड है। अब सिंधु सभ्यता में जो पक्की ईंटें हैं उनको क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया, पक्की ईंटों को टेरोकोटा कहा जाता है। और इनका जो अनुपात होता है वो होता है 4:2:1 के नाम से जाना जाता है, टेरोकोटा के नाम से जाना जाता है। और इनका रेशो 4:2:1। और पेहवा भी उत्तर वैदिक काल का स्थल है जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और आर्य का सबसे पहले यहीं पर रुके थे, मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये आर्य आकर यहाँ पे रुके थे, ये एक बोगाजगोई अभिलेख है, उससे को पढ़कर हमें पता चला कि मध्य एशिया से आए हैं ये। और ये यहाँ आकर कहाँ पर बसे थे, सबसे पहले पेहवा या कुरुक्षेत्र या थानेसर में आकर रुके थे। इसमें उन देवताओं का वर्णन है जैसे कि इंद्र, बोगाजगोई अभिलेख में देवताओं का वर्णन भी है। कौन कौन से देवताओं का है, इंद्र, मित्र और वरुण। बोगाजगोई अभिलेख ही हमें बताता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। शुद्ध यमुनानगर ये भी उत्तर वैदिक काल का स्थल है जो कि 2री शताब्दी से जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं यहीं से मिले हमें सबसे पहले। और हरियाणा में सबसे प्राचीनतम संगीत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब सबसे पहले यहीं से मिले हैं तो प्राचीनतम यहीं से होगा। और बैलगाड़ी मिली है यहाँ से, नहीं पता चला कि किस कला के संगीत के साथ संबंधित है। जो पहले से साक्ष्य मिले थे कि शुद्ध यमुनानगर से, उनसे हमें नहीं पता चलता कि वो किस कला से रिलेटेड है, जैसे शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है या फिर दूसरे संगीत से रिलेटेड है। तो अग्रोहा से जो साक्ष्य मिले हैं जिस सारे काम में पाई हमें पता है कि शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, तो ये 9वीं शताब्दी में मिले हैं हमें। अब हमें पता है कि वैदिक सभ्यता से आगे जो आते हैं हमारे महाजनपद आते हैं, जिनको हम इंडिया जीके में पढ़ते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। महाजनपद में हरियाणा का क्या रोल रहेगा। हमें पता है कि कुल 16 महाजनपदों में बटा था जो हमारा भारत था पहले। और जो ये हमें कौन बताता है, हमारे 2 ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, उनके जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो महाजनपद है 16 महाजनपदों में बटा था। और जो सबसे
चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने 8 महाजनपदों को जीता था सबसे ज़्यादा। और लेकिन ये पूछा जाए कि 16 के 16 महाजनपदों को किसने जीता था, वो जीता था सम्राट अशोक ने। और किस मौर्य ने भारत के एकीकरण का सपना देखा था, ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। वो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एकीकरण का सपना देखा था और अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीता था। और हरियाणा की दृष्टि से ये 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है महाजनपदों में, कि हरियाणा में कुरु और पांचाल महाजनपद होते थे, या हरियाणा कुरु एवं पांचाल महाजनपद का हिस्सा होता था। और कुरु की राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली है, और पांचाल की अहिच्छत्तर, आप जो भी बोलते हैं इसको, अहिच्छत्तर। और कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ और पांचाल की अहिच्छत्तर है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना। हरियाणा की दृष्टि से कुरु व पांचाल महाजनपद का हिस्सा था हरियाणा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्राचीन हरियाणा का इतिहास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एसएल मैजिक ट्रिक टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने अभी अभी बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगी जो भी पीडीएफ चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।